नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया डरी हुई है। हर गुजरते दिन के साथ इस नए वेरिएंट के केस अलग अलग देशों में सामने आ रहे हैं। चिंता की बात यह है कि यह वेरिएंट कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक है और यही वजह है कि पूरी दुनिया में इसको लेकर अलर्ट जारी हो गया है। इसी वजह से कई देशों में आपातकाल और नई पाबंदियों का दौर भी शुरू हो गया है। इसी से जुड़ी 5 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर में दुनिया भर में मचे हड़कंप की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर, भारत सरकार ने इस वायरस से निपटने के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। तीसरी तस्वीर मुंबई की है, जहां दक्षिण अफ्रीका से लौटा एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। यह चिंता की बात है, जिसकी वजह से वहां हड़कंप मच गया। चौथी तस्वीर न्यूयॉर्क की है, जहां 15 जनवरी के लिए आपातकाल लागू किया गया है। और 5वीं तस्वीर इजराइल की है, जहां ओमिक्रॉन का एक मरीज सामने आने के बाद तमाम सीमाएं जो हैं वो सील कर दी गई हैं। इसी बीच मुंबई के नजदीक डोंबिवली में दक्षिण अफ्रीका से लौटा एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना का मरीज मिलने के बाद मुंबई में दहशत है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक उस आदमी की जांच की जा रही है। मरीज का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए मुंबई भेजे जाएंगे और रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि वो कोरोना के किस वेरिएंट से संक्रमित है। फिलहाल इस मरीज को नगर निगम के आइसोलेशन रूम में रखा गया है। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक मरीज के भाई की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और कल उसके परिवार के दूसरे सदस्यों की जांच भी की जाएगी। तो ये यहां पर चिंता की बात है। दक्षिण अफ्रीका से लौटा एक शख्स जो मुंबई पहुंचा है, डोंबिवली इलाके का, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह शख्स जो कोरोना पॉजिटिव हुआ है इसमें नया वेरिएंट है या पुराना वेरिएंट है। अभी जीनोम सीक्वेंसिंग होगी, उसके बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी कि क्या भारत में नए वेरिएंट ने दस्तक दी है या फिर नहीं। इन सब के बीच मुंबई के नजदीक ठाणे के भिवंडी इलाके में मौजूद मातोश्री नाम के एक वृद्धाश्रम में 67 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव मिले लोगों में 62 लोग बुजुर्ग हैं और बाकी 5 लोग वहां काम करने वाले कर्मचारी और उनके परिवार के लोग हैं। चिंता की बात यह है कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए सभी 62 बुजुर्गों को टीका लगाया जा चुका है। फिलहाल सभी लोगों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन कई देशों तक पहुंच चुका है। आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए यह समझाने की कोशिश करते हैं कि अब तक किन किन देशों तक ओमिक्रॉन दाखिल हो चुका है। यह मैप देखिए। दक्षिण अफ्रीका सबसे पहले नया वेरिएंट यहीं पर आया। 22 मामले कल तक सामने आ चुके थे। बोत्सवाना, नामीबिया, जिम्बाब्वे, वहीं इजराइल में 1 मामला आया है और तमाम सीमाएं सील कर दी गई हैं। हांगकांग में भी इस नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है, जिसका नाम है ओमिक्रॉन। ब्रिटेन में 2 मामले आ चुके हैं। इटली में भी इस नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है और जर्मनी में भी। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यहां पर भी ओमिक्रॉन का खौफ शुरू हो गया है। राहत की बात यह है कि भारत में अभी तक इस नए वेरिएंट का कोई मामला सामने नहीं आया। यही वजह है कि अब चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें सभी सावधान हो गई हैं, सतर्क हो गई हैं और रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका समेत अफ्रीका के कई देशों में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत समेत दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना पर नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके मुताबिक 1 दिसंबर से भारत आने पर 7 दिन का क्वारंटीन जरूरी होगा। साथ ही पोर्टल पर RT-PCR रिपोर्ट डालनी होगी। इतना ही नहीं, यात्रियों को पिछले 14 दिन की यात्रा के बारे में भी जानकारी देनी होगी। सरकार ने दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, चीन, न्यूजीलैंड, इजराइल और यूके समेत यूरोप के कई देशों से आने वाले यात्रियों के लिए खास नियम जारी किए हैं। तो सावधान, सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है। कोरोना के खतरनाक वेरिएंट सामने आने के बाद हालात को देखते हुए गृह मंत्रालय सतर्क है और संबंधित एजेंसियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि प्रभावित देशों से आ रहे यात्रियों पर खास नजर रखी जाए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच हो और जीनोम सीक्वेंसिंग के खास इंतजाम किए जाएं। गृह मंत्रालय ने एयरपोर्ट पर कोविड टेस्ट प्रोटोकॉल को और ज्यादा बढ़ाए जाने की बात भी कही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय भी अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए वेरिएंट को लेकर सभी राज्यों को लेटर लिखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों से
विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग और उन पर खास नजर रखने की बात भी कही गई है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार भी चौकन्नी है। नए वेरिएंट को लेकर दिल्ली में आज डीडीएमए की एक बड़ी बैठक होने वाली है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आज हाई लेवल बैठक बुलाई है, जिसमें कोरोना की वर्तमान स्थिति और तैयारियों पर चर्चा होगी। इस बैठक में कोरोना एक्सपर्ट और उड्डयन मंत्रालय के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर प्रभावित देश से आने वाले हवाई जहाज को रोकने का आग्रह किया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने मंत्रियों, अधिकारियों, राज्य के सभी जिलों के डीएम के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि महाराष्ट्र के लोग अगर लॉकडाउन नहीं चाहते हैं तो उन्हें कोरोना के नियमों का पालन करना होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने विदेश से आने वालों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को मास्क न लगाने और भीड़ भाड़ करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही नए वेरिएंट को लेकर ऑक्सीजन से लेकर दवा और बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए इजराइल ने विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए अपनी सीमाएं बंद कर दी है, नाकेबंदी कर दी है। 2 दिन पहले यानी 26 नवंबर को इजराइल में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पहला मामला सामने आया था, पहला मरीज मिला था। इसके बाद इजराइल ने फौरन कई दक्षिण अफ्रीकी देशों के यात्रियों पर रोक लगा दी थी। इजराइल में नाकेबंदी कर दी गई है। 1 मरीज मिला था, उसके बाद इजराइल ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। उसकी तमाम सीमाएं जो हैं वो सील कर दी गई हैं। बाहर से आने वाले तमाम यात्रियों पर बैन लगा दिया गया है। सिर्फ 1 मामला अभी इजराइल में सामने आया है। चौकन्नी और वहां पर जिस तरह से सरकार नजर आ रही है, ऐसे ही कदम दूसरे देशों को भी उठाने होंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जर्मनी की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, वहां पर भी नए वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना के बदलते वेरिएंट की वजह से पूरी दुनिया खौफ में, और यह पहली बार नहीं है जब कोरोना के बदलते वेरिएंट ने दुनिया में कहर बरपाया हो, बल्कि इससे पहले भी अलग अलग देशों में कोरोना के कई बदलते वेरिएंट मिले हैं, जिनमें सबसे नया ओमिक्रॉन वेरिएंट इसी महीने दक्षिण अफ्रीका में मिला था। और इसकी वजह से अब पूरी दुनिया में चिंता बढ़ गई है। जबकि इससे पहले 2020 के आखिर में भारत में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट मिला था, और इस वेरिएंट ने किस कदर कहर बरपाया था यह किसी से छिपा नहीं है। कोरोना का एक और वेरिएंट 2020 के आखिर में ब्राजील में मिला था, और इस वेरिएंट को गामा नाम दिया गया था। और 2020 की शुरुआत में ही दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के बीटा वेरिएंट ने भी जबरदस्त दहशत मचाई थी। जबकि कोरोना का अल्फा वेरिएंट 2020 के आखिर में ब्रिटेन में मिला था, और 2021 की शुरुआत में कोलंबिया में कोरोना का म्यू वेरिएंट मिला था। जबकि 2020 के आखिर में पेरू में कोरोना का लैमेडा वेरिएंट पाया गया था। तो ये पहला मौका नहीं है जब कोरोना के नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। लैमेडा, बीटा, गामा, ये सभी आ चुके हैं, और सब जानते हैं कि किस तरह से डेल्टा वेरिएंट ने भारत में कहर बरपाया था, अपनों को खो दिया था इस वेरिएंट की वजह से।
जसप्रीत कौर। मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और तीनों कृषि कानूनों की वापसी को लेकर के विधेयक आज संसद में सर्वसम्मति से पास होने की उम्मीद है। लेकिन देखिए, विपक्षी पार्टियों की कुछ देर में बैठक है। आज काफी ज्यादा गहमा-गहमी है, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर रास्ता बंद कर दिया गया है एहतियातन, क्योंकि किसान नेता मानने को तैयार नहीं है, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। यहाँ पर धारा 144 अभी भी लागू है। सेक्शन 144 सीआरपीसी इज इम्पोज्ड हियर। ये देखिए, तो ये बड़े बड़े पोस्टर है, चेतावनी जारी कर दी गई है। सेक्शन 144 है और आप इधर देखेंगे ये झंडा बीकेयू का, और ये आप ऊपर से अगर तस्वीरें दिखाइए तो देखिए कि किस तरीके से बैरिकेडिंग को बंद किया गया है, क्योंकि ये लेन जो है यहाँ से आप एम्बुलेंस और दूसरे वाहन नहीं जा सकते हैं और वहां पर सुरक्षा काफी ज्यादा है। सीआरपीएफ की मौजूदगी है, दिल्ली पुलिस की मौजूदगी है और किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। जितनी भी गाड़ियां वहां से आ रही हैं उनको वापस लौटना पड़ रहा है, क्योंकि अगर किसी को इमरजेंसी थी तो यहाँ से जाने की इजाजत थी। पीछे मंच है, अगर आप दूर से देखेंगे वो स्ट्रक्चर, तो वहीं पर राकेश टिकैत भाषण देते हैं और नीचे अभी किसान मौजूद है। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है उसमें यह है कि एमएसपी पर गारंटी कानून से कम पर मानने को तैयार नहीं है। आज जो शीतकालीन सत्र होने वाला है, इसमें देखिए जो सबसे जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी ने भी अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया है कि आज संसद में अन्नदाता के नाम का सूरज उगाना है, तो तमाम ट्वीट्स तो सामने आ रहे हैं। लेकिन किसान नेता इस वक्त सरकार से यही कह रहे हैं कि सरकार बातचीत करे। तो देखिए, आज का सत्र काफी ज्यादा अहम है। 23 दिसंबर तक ये सत्र चलने वाला है। बीजेपी ने सभी सांसदों को आज सदन में मौजूद रहने के लिए व्हीप जारी किया है। वहीं लोकसभा में पास होने के बाद आज ही ये बिल राज्यसभा में भी पेश हो सकता है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस बिल को वापस लेने की मंजूरी पहले ही दे दी है। इन कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली के सभी बॉर्डर पर बीते 1 साल से किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि कृषि कानूनों की वापसी के भरोसे के बाद भी एमएसपी की गारंटी देने वाले कानून की मांग के साथ किसानों का प्रदर्शन जारी है। संसद में जो भी विषय आएंगे, सरकार ने कहा है और सर्वदलीय बैठक में अध्यक्ष जी ने भी कहा है, तो मुझे लगता है कि ये सबसे अनुकूल परिस्थिति है, इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। दूसरी बात किसानों की एमएसपी को लेकर है, इस पर भी सरकार ने पहले से रुख स्पष्ट कर दिया कि हम समिति बनाएंगे, समिति में लोग शामिल हो, चर्चा करें, अगर कोई मसौदा आता है तो उस पर सरकार विचार करेगी। हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, सकारात्मक बहस होनी चाहिए और अपोजिशन से भी हमने अपील की है कि बहस आप करिए और हम सरकार की तरफ से हर मुद्दे पर चर्चा करके और आपको जवाब देना चाहते हैं। बहुत से विषय उभर कर आए, कम से कम 15-20 विषय पे चर्चा हुई और सभी पार्टियों ने ये डिमांड किया, खास करके जो किसानों का मुद्दा है, एमएसपी और इलेक्ट्रिकल बिल, इसके बारे में सरकार तुरंत एक्शन लेना चाहिए और एमएसपी के बारे में एक कानून बनाना चाहिए। विजय चौक दिल्ली से मेरे सहयोगी यतेंद्र शर्मा लाइव मौजूद है। यतेंद्र, देखिए शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो रही है, कितनी देर में सत्र शुरू होगा? उससे पहले विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। देखिए, बिल्कुल संसद का आज सेशन जो शीतकालीन सत्र है वो आज से शुरू होगा। पहला दिन ही काफ़ी हंगामेदार होने का आसार माने जा रहे हैं, क्योंकि किसान बिल वापस होंगे, लेकिन उससे पहले तमाम मांगे हैं। अपोजिशन की पूरी रणनीति रहेगी किसान बिल पर और दूसरे जो मुद्दे हैं उन पर सरकार को घेरने की। हालांकि अभी कुछ देर पहले ही अपोजिशन के जो दल हैं, राजनीतिक दल हैं, उनकी मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन बड़ी खबर ये भी है कि उसमें टीएमसी शामिल नहीं हो रही है। यानी कि जो विपक्ष का पहले दिन ही जो सरकार एकजुट होकर सरकार को घेरने का प्लान है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। वो पूरा प्लान अमली जामा पहनाता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कहीं दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। टीएमसी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वो अपनी लड़ाई, जो एकला चलो की लड़ाई है, वो खुद उस पर कायम रहेगी और उसके पीछे जो दल आना चाहें वो आ सकते हैं, लेकिन वो कांग्रेस के नेतृत्व में शामिल नहीं होगी। 10:30 बजे लोकसभा स्पीकर ने भी बैठक बुलाई है और कोशिश यही रहेगी कि जो एजेंडा तय किया जाएगा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के द्वारा, उसी एजेंडे पर बातचीत होगी। और सरकार की तरफ से भी कल कहा गया था कि नियमों के तहत जो भी मुद्दे तय किए जाएंगे उन पर सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार है, क्योंकि सरकार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बहस हो, ज़्यादा से ज़्यादा संवाद हो और जो बिल हैं उन पर सार्थक चर्चा हो। ये सरकार की तरफ से एजेंडा है। लेकिन आज जो अहम दिन है, आज जो किसान जो 3 कृषि कानून हैं जो वापस होंगे उनको वापस लिया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा वो विधेयक बिल वापसी का वो सदन में रखा जाएगा। दोनों ही सत्ता पक्षी की तरफ से और मुख्य विपक्षी पार्टी की तरफ से अपने सांसदों को
जो दोनों सदनों के सांसद हैं उनको व्हिप जारी कर दिया गया है और मैसेज यही दिया जाएगा, हर पार्टी अपने आप को यही दिखाएगी कि किसान बिल पर जो अपोजिशन की बात है वो किसान बिल वापसी पर सरकार पर दबाव बनाएगी और एक मैसेज देगी कि उसके दबाव के कारण ये हुआ। सरकार ये कहेगी कि उन्होंने समझाने की काफी कोशिश की, किसान हित में ये बिल थे जो प्रधानमंत्री ने कहा था। देखिए आज का दिन यतेंद्र काफी अहम है, आप रहिए हमारे साथ, हम आपसे और भी जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच देखिए कल विपक्षी दलों की बैठक होती है जिसकी अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करते हैं। इस बैठक में पीएम मोदी शामिल नहीं होते हैं लेकिन कई पार्टियों के नेता इसमें शामिल होते हैं और देखिए सभी पार्टियों की तरफ से दरअसल किसान बिलों की वापसी पर विपक्ष सरकार के साथ तो है लेकिन एमएसपी पर गारंटी कानून को लेकर के ठनी हुई है। इसके अलावा जो बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, इसको लेकर के विपक्ष ने कहा है और कांग्रेस की तरफ से इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जबकि तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बनर्जी और डेरेक ओब्रायन शामिल हुए। विपक्षी दलों की तरफ से जो मुद्दे इस बैठक में उठाए गए उनमें महंगाई, बेरोजगारी और किसानों का मुद्दा मुख्य तौर पर शामिल था। सरकार ने विपक्ष को भरोसा दिया है कि उनके उठाए मुद्दे पर सदन में चर्चा होगी। (31 पार्टीज पार्टिसिपेट किया, 42 लीडर्स फ्रॉम वेरियस पार्टीज पार्टिसिपेट किया है। बहुत कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हुआ है, कंस्ट्रक्टिव सजेशन आया है। सरकार वो सजेशन सब नज़र में रखते हुए सरकार के तरफ से माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ये जो कुछ भी सजेशन आया है पूरा हम ध्यान में रखेंगे और सरकार नियम के अधीन जो कुछ भी चर्चा माननीय स्पीकर और माननीय चेयरमैन परमिट करते हैं वो सब चर्चा के लिए सरकार तैयार है। बहुत से विषय उभर कर आए, कम से कम 15-20 विषय पे चर्चा हुई और सभी पार्टियों ने ये डिमांड किया, खास करके जो किसानों का मुद्दा है एमएसपी और इलेक्ट्रिकल बिल, इसके बारे में सरकार तुरंत एक्शन लेना चाहिए और एमएसपी के बारे में एक कानून बनाना चाहिए। जो ऑल पार्टी मीटिंग हो गई, राजनाथ सिंह जी थे, उनके नेतृत्व में हो गई। उस वक्त हमने 15-16 मुद्दे जो इम्पोर्टेंट थे और सभी ने कॉमन राय उस पर जताई। किसान का जो मुद्दा है एमएसपी का और उनके जो भी सवाल है क्योंकि अभी भी वो बॉर्डर पे बैठे हैं, तो बॉर्डर पे जब बैठे हैं तो उनके जब तक जो समस्याएं हैं सॉल्व नहीं होते तब तक वो उठते नहीं। तो इसीलिए हम आज उन मुद्दों पे और इन्फ्लेशन पे और जो भी प्राइसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं उसके ऊपर और सारी चीजें जो हमने कल परसों बताई वही चीजों पे हम कर रहे हैं। और देखिए मेरे सहयोगी यतेंद्र के साथ इस वक्त दो मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से जफर इस्लाम है और अखिलेश सिंह है कांग्रेस से। यतेंद्र, आज शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है लेकिन जो विपक्ष ने तेवर दिखाए हैं और एमएसपी पर ठनी हुई है, हंगामेदार रहेगा सत्र। जफर इस्लाम से सवाल होगा। देखिए बिल्कुल आज संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। पहला दिन और पहला ही दिन हंगामेदार रहेगा क्योंकि किसान बिल जो वापस लेने का ऐलान सरकार ने किया है उसको आज अमली जामा पहनाया जाएगा। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से जफर इस्लाम साहब हैं और कांग्रेस से अखिलेश सिंह जी हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, बिल वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी और आज अमली जामा पहना दिया जाएगा, तो अब कहाँ पर राह अटकी हुई है, क्यों ये अब हंगामा? नहीं, देखिए लगातार जब से ये बिल आया था 14 पार्टियां कांग्रेस सहित सभी लोग विरोध कर रहे थे और किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। जब भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों के दबाव में आई, जो उपचुनाव हुए उसमें हिमाचल में, हरियाणा में सब जगह उनकी हार हुई, तो उसके बाद इन्होंने फैसला लिया। लेकिन ये अच्छा होता, किसानों के हित में तब ये फैसला माना जाता जब एमएसपी के लिए भी एक कानून उसके गारंटी का आता, तो कोई बात नहीं थी, रार खत्म हो जाती, कोई आपस में टकराहट नहीं थी, सब लोग स्वागत करते। लेकिन ये तो किसानों के आंख में धूल झोंकने जैसा है कि आप दबाव में आके जरूर
कानून वापस लिए, लेकिन किसानों के भले का जो काम था वो नहीं हो पा रहा है। कि किसान चुनाव में हार की वजह से आप लोगों ने कानून वापस लिया, और लेकिन एमएसपी पर अभी भी रहा है, किसानों को भला नहीं चाहते। इसको किसी भी तरह से इलेक्शन से लिंक नहीं करना चाहिए। अगर इलेक्शन से ही लिंक करना है तो 2020 सितंबर को जब ये पास हुआ था बिल, उस वक्त से आज तक के जो इलेक्शन का रिजल्ट देख लीजिए, कल का भी इलेक्शन का रिजल्ट देख लीजिए, त्रिपुरा में क्या हुआ। बिल्कुल जो बोलते हैं सफाचट हो जाना बाकी पॉलिटिकल पार्टियों का। और उससे पहले तो बिल वापस लेने के ऐलान के बाद आया ना रिजल्ट। नहीं बट उससे पहले देखिए ना, आप आसाम का रिजल्ट देखिए, वेस्ट बंगाल का रिजल्ट देखिए, आपने पुडुचेरी का रिजल्ट देखिए, सब जगह तो हम जीते हैं। वेस्ट बंगाल में तो हार हुई थी आपकी। वेस्ट बंगाल में हमने 3 सीट से 77 सीटें की, इसको हार कहते हैं। 10% वोट से हमने 40% वोट किया, इसको हार कहते हैं। अगली बार सरकार ही बनाएंगे, थम्पिंग मेजोरिटी से बनाएंगे, लेकिन इसका कोई इलेक्शन से लिंक नहीं। हमने, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने कोशिश की, ये बिल उनके किसानों के हित में है। बार बार पॉलिटिकल पार्टियों ने इसका इजहार किया है कि होना चाहिए, तो हमने किया, अच्छे मन से किया, अच्छे भाव से किया। लेकिन अगर कुछ लोगों को नहीं समझा पाए तो हमने इसका ऐसा फैसला लिया कि जफर साहब अच्छे मन से किया, अच्छे भाव से किया, तो एमएसपी भी अच्छे मन से अच्छे भाव से क्यों नहीं कर रही? क्योंकि मामला तो अभी भी अटका पड़ा है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश को संबोधन किया तभी बोला उन्होंने कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी में सभी का रिप्रेजेंटेशन होगा, किसान भाई बहनों का भी होगा, पॉलिटिकल पार्टीज का भी होगा, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव का भी होगा, और फिर एक जो फैसला जो सब मिलजुल के लेंगे देश हित में, उसको फैसला को अमली जामा भी पहनाया जाएगा। तो कहाँ हमने कहा कोई ऐसा चीज का है जो आड़े उसके आ रहे हैं। लेकिन जब अगर किसी को राजनीति करनी है तो राजनीति का कोई और मुद्दा ना मिले, हर जगह उनको हार है और उनकी जो जमीन खिसक रही है, तो ऐसे किसानों के कंधे पर रख के गोलियां चलाने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों के कंधे पर रखकर आप गोलियां चला रहे हैं, जबकि वो कमेटी की बात खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कही है। जब उनको विश्वास नहीं था, बिल भी वापस हो रहा है। ये जब 700 किसान मर गए तब तक तो सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर उसका जिम्मेवार कौन है। और जब ये एक ही बात लगातार किसान उठा रहे हैं, किसान आंदोलन में जो बातें उठी हैं और पॉलिटिकल पार्टीज वही उठा रही हैं कि जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य का कोई गारंटी का कानून नहीं आएगा तब तक ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं। आप लोग तो कहते हो कि चर्चा के बाद कानून आए, अब सरकार कह रही है कि कमेटी बनाएगी, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, तो एकदम बिल कैसे आएगा? चर्चा से हम कहाँ भाग रहे हैं? कमेटी की बात तो जबर साहब ने भी कहा कि प्रधानमंत्री ने कही है। चर्चा कराएं, कानून ले आएं, तो तभी सॉल्यूशन इसका निकलेगा। मैं खुद कृषि राज्य मंत्री रहा हूँ यूपी। पहले कमेटी चाहते हैं, सीधा कानून चाहते हैं? सुन लीजिए ना, हम लोग जब कभी इस तरह की कोई समस्या होती थी तो शरद पवार जी हमारे मंत्री थे, सीनियर कलीग थे, और वो सबको, राजनाथ सिंह आजी जो मंत्री थे वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में, उनको बुलाते थे, स्वर्गीय बलराम जाखड़ को बुलाते थे, स्वर्गीय चतुरानंद मिश्र को बुलाते थे, जो भी उस समय जिंदा भारत सरकार में कृषि मंत्री रहे, सबको बुला के बात करते थे। और यहाँ पे किससे बात होती है? पीयूष गोयल जी से। उनको कृषि का क्या ज्ञान है भाई? वो कॉरपोरेट वर्ल्ड को जान सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह के सलाहकार होंगे तो देश के खेती और किसानों का कुछ भला होने वाला नहीं। जबर साहब कमेटी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप ऐसे लोगों को, ऐसे मंत्रियों को आगे करते हैं जिन्हें कृषि का ज्ञान नहीं है। कमेटी कब बनेगी? देखिए, कमेटी में एक आदमी तो है नहीं। कमेटी का इमीडिएटली गठन होगा। कमेटी में ये भी रह सकते हैं पुराने कृषि मंत्री, कांग्रेस की तरफ से ये भी रह सकते हैं, और भी दीगर पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। लेकिन अफसोस के साथ कह रहे हैं, इन्होंने अभी कृषि मंत्री होने का दावा किया पहले थे, तब तो उस वक्त इन्होंने क्या इसकी कोशिश नहीं की, पेशकश की, जो आज इसके बारे में इतनी पेशकश कर रहे हैं? तब कहाँ गए? सारी रिपोर्टें तो पहले आई थी, आज पहली बार तो मांग नहीं हुआ है इसका। एमएसपी का अगर मांग इनको लग रहा है कि बहुत सालों से हो रहा है, तो कहाँ बैठे थे, कहाँ खोए थे, कहाँ सोए थे? देखिए, हकीकत है कि सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। हम किसानों के हितैषी हैं। हमारे सरकार का 2014 से रिकॉर्ड देख लीजिए और इनके 70 साल के रिकॉर्ड देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा किसानों के हित में किसने काम किया है, कौन किसान हितैषी सरकार है, किसने सबसे ज्यादा किसानों के बारे में बात किया, किसने सबसे ज्यादा किसानों की चिंता की है। तो आपको पता चलेगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 7 साल 7.5 साल में सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, और आगे भी करेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, किसान भाई बहनों को वर्गलाने, गुमराह करने की कोशिश पॉलिटिकल पार्टियां कर रही है। लेकिन राकेश टिकैत तो सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं कि अगर एमएसपी पर कानून नहीं बनता है, आप उनकी बात नहीं मानते, तो 26 जनवरी दूर नहीं है, दिमाग ठीक कर ले सरकार। देखिए, मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा राकेश टिकैत जी को कि आप वापस जाके अपनी ही वीडियो देखिए, जिसमें उन्होंने आपके चैनल पे भी, इनके बहुत सारे चैनलों पे कहा और एक ही बात कहा। पहले वापस लीजिए,
और उसके बाद कमेटी का गठन कीजिए। तो वही तो सरकार ने किया, तो फिर उसमें आपत्ति क्या है? ठीक है, आप सुन सकते हैं कि बिल्कुल दोनों तरफ से यही है कि इनका कहना है कि कमेटी का गठन होगा, लेकिन अपोजिशन जी ठीक है यतीन्द्र, ठीक है, क्योंकि समय की देखिए कमी है और जो बातें कह रहे थे तमाम मेहमान, इसमें यह भी बात है कि जनता की आकांक्षाएं, अपेक्षाओं को संसद के माध्यम से रखा जाए और ये सत्र सार्थक रूप से इसमें चर्चा होनी चाहिए, कम से कम हंगामा ना हो, समय और पैसा दोनों बर्बाद ना हो। अब समझिए आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है और टीएमसी विपक्षी दलों की बैठक में शामिल नहीं होगी। अब से कुछ देर बाद में ये बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें टीएमसी ने साफ कर दिया है कि वो बैठक में शामिल नहीं होगी। और देखिए इसमें कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है, अधीर रंजन ने कहा कि बैठक में आना या ना आना टीएमसी की मर्जी है। वहीं सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि टीएमसी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन रही है, तो विपक्षी एकता भी नहीं है। आज से सत्र की शुरुआत होने वाली है, लेकिन पूरा विपक्षी एकजुट नहीं है। टीएमसी नहीं शामिल हो रही है कांग्रेस की अगुवाई में होने वाली बैठक में। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी इस वक्त हमारे साथ है। अधीर दा, टीएमसी बैठक में नहीं शामिल होगी, विपक्ष कैसे सरकार को घेरेगा? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि विपक्ष बटा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं पता नहीं, लेकिन हमारा स्टैंड स्पष्ट है। हम चाहते हैं सरकार के खिलाफ सारे विपक्ष एकजुट हो और पिछले मानसून सेशन में सारे विपक्ष को हम लोग बुलाए थे, टीएमसी पार्टी आए थे, योगदान किया था। इस शीतकालीन सत्र में उनको लग रहा है कि नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा। इसको उनको अगर जाहिरी तौर पर हमें लगा कि वो सरकार के खिलाफ है इसलिए हम बुलाए हैं, लेकिन असलियत में सरकार को खिलाफत अपनी ढंग से करेगा, ये सरकार के समझौते की ढंग से करेगा, ये तृणमूल पार्टी का अपना विचार है। इसमें हमें दखल अंदाज करने की कोई जरूरत नहीं। कांग्रेस पार्टी अपनी प्रथा के मुताबिक, संसदीय प्रणाली के मुताबिक सबको बुलाता है, टीएमसी उसमें भी शामिल है। आपका घर में जब शादी होता है, अब सबको बुलाते हैं, कोई आए ना आए उनकी अपना मर्जी है। एनसीपी शिवसेना एक मैरिज है, उसके वजह से वो नहीं आ रहे। मैं खुद उनसे मिलके बात भी किया, शरद पवार जी से। डेरिक ओबराय ने ये बोला कि हमारा वर्किंग कमेटी मीटिंग है, इसीलिए हम कोई नहीं रह सकते, तो मैं वेस्ट बंगाल जा रहा हूँ, उन्होंने कहा। तो ये चीजें मैंने बताया, कोई बाइकआउट कर रहे, शिवसेना नहीं जा रहे, शरद पवार, ये ऐसा नहीं है। देखो हम एक इशू पे, मुद्दे पे यूनाइटेड है। आज सिंघू बॉर्डर पर किसानों के 32 जत्थेबंदियों की बैठक होने वाली है। ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब दूसरी मांगे किसानों की तरफ से उठाई गई है, जिसमें एमएसपी सबसे प्रमुख है और बिजली की मांग है। अब देखिए ये जो बैठक होने वाली है, इसमें घर वापसी को लेकर के आगे की रूपरेखा तय होगी। आगे क्या रणनीति किसानों की रहने वाली है, ये बैठक इस लिहाज से काफी ज्यादा अहम हो जाती है। तो सिंघू बॉर्डर पर यह बैठक होने वाली है, 32 किसान जत्थेबंदियों की बैठक होगी। किसान आंदोलन की आगे की रणनीति को लेकर सिंघू बॉर्डर पर यह बैठक होने जा रही है। 32 जत्थेबंदियों की इस बैठक में घर वापसी की रूपरेखा तैयार हो सकती है। 3 कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद अब किसानों ने एमएसपी और बिजली का मुद्दा उठा दिया है।